इस डी वेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, epsilon not into E for air or vacuum and epsilon into E for other medium। तो डी वेक्टर के टर्म्स में और एक एच वेक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोला था, वेक्टर एच, इसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। और ये डिफाइन था कैसे? एच वेक्टर डिफाइन था वेक्टर बी बाय म्यू। अब देखो, यदि एयर और वैक्यूम के लिए बात होगा तो वेक्टर बी बाय म्यू नॉट, और कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो बी बाय म्यू। यदि म्यू नॉट यूज कर रहे हो यहां पर, यहां से एक रिलेशन क्या आएगा? यहां से रिलेशन आएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ये एच वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोलते हैं। मैग्नेट बी को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और ये रिलेशन है दोनों में, बी बराबर म्यू नॉट एच, और इधर एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू ई। अच्छा, यहां भी ये फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, कोई अदर मटेरियल होगा उसके लिए बी बराबर म्यू इंटू एच लिखना। म्यू को परमिएबिलिटी बोलते हैं मीडियम का। ये सब सेमेस्टर 2 में जब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़े थे तो ये डी वेक्टर का इंट्रोडक्शन किए थे। तो इसके टर्म्स में मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, नाउ मैक्सवेल इक्वेशन in terms of D and H। तो देखो, पहला मैक्सवेल इक्वेशन ई वेक्टर के टर्म्स में क्या था? डेल डॉट ई बराबर रो बाई इप्सिलॉन नॉट था, और इप्सिलॉन नॉट को आप इधर कर दो, इधर, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा डेल डॉट इप्सिलॉन नॉट इनटू ई बराबर रो, और इप्सिलॉन नॉट इनटू ई की जगह डी लिख दोगे, इसकी जगह डी लिख देंगे आप। ये हो जाएगा डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी वेक्टर। अच्छा, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन की बात करेंगे तो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन बी वेक्टर के टर्म्स में क्या था? बी वेक्टर के टर्म्स में डेल डॉट बी बराबर 0 था। अब बी की जगह अभी रिलेशन किया म्यू नॉट एच, बी वेक्टर की जगह म्यू नॉट एच, बी की जगह म्यू नॉट एच लिख दो। ये 0, म्यू नॉट तो ऐसे ही 0 में चला जाएगा। ये सिंपली डेल डॉट एच बराबर 0। ये हुआ सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। देखिए, ये है ई वेक्टर के टर्म्स में और ये है डी वेक्टर के टर्म्स में। यहां पर देखो, ये बी के टर्म्स में और ये एच के टर्म्स में। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में था तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन, वो था डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी। और अभी अभी हमने देखा बी बराबर म्यू नॉट एच। बी की जगह, बी को यदि एच में कन्वर्ट करना है तो म्यू नॉट एच। देखो, हमारा आदत है ना, आगे जितने भी काम करेंगे वो ई एंड एच के टर्म्स में बात करेंगे, ई वेक्टर एंड एच वेक्टर के टर्म्स में। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में ई भी है और बी भी है। इस बी को एच में कन्वर्ट कर लो। कहोगे सर ई को ही डी में कन्वर्ट कर दें, वो तो डिपेंड करता है कि आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस दो वेक्टर के टर्म्स में डिस्कस करना चाहते हो।
इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात करना है तो ई वेक्टर के टर्म्स में करेंगे हम लोग, डी वेक्टर के टर्म्स में नहीं। और मैग्नेटिज्म से बात करना है तो एच के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे आगे। तो बी को एच में कन्वर्ट कर दीजिए। बी की जगह म्यू नॉट एच लिख दोगे ना, इसकी जगह म्यू नॉट एच, म्यू नॉट तो बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन एच में लगेगा। ये हुआ डेल क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट एच, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन था डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। आप क्या करें ना, इसमें से राइट साइड से म्यू नॉट कॉमन करके इधर नीचे कर दो बी की तरफ, यानी ये हो जाएगा डेल क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू नॉट। इधरे वाला म्यू नॉट को कॉमन करके यहां लाए हो, इधर क्या बच जा रहा है, इधर बच जा रहा है सिंपली जे वेक्टर प्लस इप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी। और बी बाई म्यू नॉट को एच लिख दोगे। उतारिए पहले इतना, वहां पर बाद में करते, उतारिए इसको। बस ये दो रिलेशन याद रखना ना, डी वेक्टर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू ई एंड एच वेक्टर होता है वेक्टर बी बाय म्यू नॉट। ये सब रिलेशन। तो उस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे फाइनली, डेल क्रॉस बी बाय म्यू नॉट को एच लिख दो, और राइट साइड हो गया जे वेक्टर प्लस इप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी। देखिए तो ये एच वेक्टर और डी वेक्टर एंड ई वेक्टर सब कन्वर्सन किया हम लोग। अब देखो, अब टॉपिक बनाओ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर एयर और वैक्यूम। अब हम लोग मीडियम की बात करें, किस मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होगा, अब इसकी बात करें। तो टॉपिक बनाइए मैक्सवेल इक्वेशन फॉर एयर और वैक्यूम। देखो एयर और वैक्यूम के लिए, एयर में और वैक्यूम में दो चीज कभी नहीं होगा। क्या क्या दो चीज नहीं होगा, उसमें कभी कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा और कोई करंट डेंसिटी भी नहीं होगा। इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, क्या क्या जीरो, रो जीरो एंड जे भी जीरो, कोई करंट ही नहीं होगा। एयर में कोई करंट होता है क्या, कोई इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है एयर में क्या, एयर में कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, ये दोनों तो जीरो। और एक बात ऑल्सो, परमिटिविटी की जगह उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी कोई इप्सिलॉन नॉट एंड परमियाबिलिटी की जगह म्यू नॉट। तो ये ध्यान रखना फॉर एयर और वैक्यूम, रो जीरो जे जीरो, और इप्सिलॉन में इप्सिलॉन नॉट लेंगे, म्यू में म्यू नॉट लेंगे। तो अब आपका ये मैक्सवेल इक्वेशंस हो जाएगा। एयर और वैक्यूम में कभी कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होता है, एयर और वैक्यूम में कोई करंट डेंसिटी भी नहीं होता है, और एयर और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी को डिनोट करते हैं इप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट से। वो तो जान रहे हो पहले से भी, ये नॉट लगाना मतलब एयर और वैक्यूम के लिए ये दोनों सिंबल है। और ये दो एक्स्ट्रा बात कि उसमें कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, कोई करंट डेंसिटी नहीं,
तो इससे क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशंस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, देन फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगा डेल डॉट ई बराबर रो था ना, रो बाई इप्सिलॉन नॉट, तो रो तो जीरो, रो जीरो है ना, अभी देख रहे हो रो जीरो। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन देखो, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन कितना, डेल डॉट एच बराबर जीरो। देखिए ये रो बाई इप्सिलॉन नॉट था, तो एयर और वैक्यूम के लिए रो को जीरो कर दिया हम लोग। अच्छा, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन था डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू डी एच बाई डी टी, लेकिन म्यू की जगह कौन म्यू, म्यू नॉट, म्यू की जगह म्यू नॉट यूज करोगे, एयर और वैक्यूम के लिए म्यू की जगह म्यू नॉट। चौथा मैक्सवेल इक्वेशन था डेल क्रॉस एच इक्वल टू, यहां जे था प्लस इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी था, तो अभी तो जे बराबर जीरो बोल दिया ना, एयर और वैक्यूम के केस में जे की जगह क्या डालेंगे, जीरो, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, ये कट जाएगा, खाली इप्सिलॉन नॉट इनटू ई होगा। ये चार इक्वेशन पर्सनली वैलिड होगा किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। चलो मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल देखो, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी, इसका भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होता है, फॉर दिस मटेरियल, इस मटेरियल के लिए भी रो जीरो और जे भी जीरो। कैसे याद दिलाते हैं हम आपको, सेमेस्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट को याद दिलावे हैं, वहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़े थे, दो टाइप का डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो पोलरे डायरेक्ट, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था, अंदर में बहुत सारे डाइपोल होता था, बहुत सारा डाइपोल होता था अंदर में, अब वो डाइपोल सब रेंडम ओरिएंटेशन में था, जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हो तब तक। तो कोई आदमी यदि पूछे कि यहां का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना, तो चूंकि ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट चार्ज किसी पॉइंट पर कितना मानोगे, जीरो ना। अरे ये सब पॉजिटिव निगेटिव काफी क्लोज है, वो प्लस माइनस काफी क्लोज होता है, जिससे नेट चार्ज एट ए पॉइंट जीरो मानेंगे। लेकिन यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भी दें इस मटेरियल को, तो बस क्या फर्क पड़ता है कि ये डाइपोल सब जो रेंडम ओरिएंटेशन में था, वो अलाइंड होके एक सिंगल ओरिएंटेशन में सारा डाइपोल आ जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर तब जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। लेकिन अभी भी क्या होगा, ये जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा मटेरियल को तब, तो अभी भी एक बात करो, याद करो, ये निगेटिव चार्ज सब ये साइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज सब उधर साइड हो जाएगा, और ये प्लस माइनस सब काफी क्लोज होगा,
नेट चार्ज जीरो, मटेरियल के अंदर हर पॉइंट पर नेट चार्ज जीरो, लेकिन एक सरफेस पर एक चार्ज अपीयर होता है। इस मटेरियल के इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप सिग्मा पी लिखा था, पोलराइजेशन चार्ज। लेकिन अंदर का चार्ज की बात करोगे तो कितना? जीरो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखो या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑलवेज जीरो होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर एग्जिस्ट ए सरफेस चार्ज, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या? जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ना कोई सरफेस चार्ज है ना कोई वॉल्यूम चार्ज है। ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो अभी भी रो जीरो होगा। और जे क्यों जीरो? करंट डेंसिटी क्यों जीरो? कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो खुद एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके अंदर कोई मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल होता नहीं है। तो आप मान लो फील्ड अप्लाई कर दिए तो करंट कहां से होगा? करंट नहीं होगा, तो जे जीरो। तो ये दोनों जीरो फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हाँ, लेकिन परमिटिविटी, इस तरह के मटेरियल का परमिटिविटी को डिनोट करोगे इप्सिलॉन से। यहां इप्सिलॉन नॉट नहीं लगाओगे। और परमियाबिलिटी को डिनोट करोगे, परमियाबिलिटी को डिनोट करोगे म्यू से। ठीक है, एयर और वैक्यूम होता है तब परमिटिविटी को इप्सिलॉन नॉट और परमियाबिलिटी को म्यू। तो ये सब सिंबल फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो इसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा? रो तो यहां भी जीरो, जे यहां भी जीरो, जैसा एयर और वैक्यूम के केस में था। तो क्लियरली मैक्सवेल इक्वेशन जो हो जाएगा इस मीडियम के लिए 10 मैक्सवेल इक्वेशंस बिकम्स, पहला मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई बराबर अभी भी जीरो, इसके लिए भी रो जीरो आया है। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट एच भी जीरो इसका। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस, देखो म्यू नॉट नहीं लेंगे अब, एयर और वैक्यूम में म्यू नॉट, अभी म्यू यूज करोगे, म्यू म्यू डी एच बाई डी टी। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच इक्वल टू करंट डेंसिटी, यहां भी जीरो है जे, तो पहला टर्म नहीं होगा इसका, इसमें भी दूसरा ही टर्म होगा। और वहां इप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे, इप्सिलॉन यूज करेंगे। ये हुआ चारों मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, हो गया। सुनो, अब जो एक मेन बात करना है यहां पर, मैक्सवेल का ये चारों इक्वेशन जो डिराइव किया मैक्सवेल, इसमें मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन को करेक्ट करने में जो काम किया वही उसका मेन कंट्रीब्यूशन था। पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये सब तो ये तो डायरेक्ट गॉस लॉ है, ये भी डायरेक्ट गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है फैराडे लॉ, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ। इस सब में तो कुछ नहीं किया, बस उसी को वो जो लॉ था गॉस लॉ, फैराडे लॉ, ये सब को वो एक वेक्टर कैलकुलस अप्लाई किया और इस फॉर्म में रखा। मेन कंट्रीब्यूशन अभी तक मैक्सवेल का क्या देखे हो?
फोर्थ इक्वेशन जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें करेक्शन करना। पिछला डिस्कशन अभी तक जो भी हुआ इसमें आपको मैक्सवेल का मेन काम कहां दिख रहा है? फोर्थ इक्वेशन में सर। हाँ, एम्पियर्स लॉ को करेक्ट करना और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लाना, ये मेन कंट्रीब्यूशन था मैक्सवेल का। अब एक और बहुत बड़ा चीज मैक्सवेल के द्वारा किया गया डिस्कवरी, उसकी बात करेंगे हम लोग। मैक्सवेल को भी पता नहीं था ये बात, मैक्सवेल तो खाली मैथमेटिक्स अप्लाई करते गया, वेक्टर कैलकुलस, उसको नया नया कुछ आइडिया मिलते चला गया। वो फोर्थ एम्पियर्स लॉ भी जो इनकरेक्ट नजर आ रहा था वो वेक्टर कैलकुलस से पता चला था, मैथमेटिक्स से पता चला था। एक और बहुत बड़ा डिस्कवरी जो मैक्सवेल का है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज भी मैक्सवेल किया और इसका भी खोज मैथमेटिकली हुआ। मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले फाइंड हुआ। इसको पता नहीं था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढूंढने जा रहे हैं, तो कर रहा था कुछ और काम। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर लिख दो, टॉपिक बना दो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, मैक्सवेल अपना चारों इक्वेशन को ऑब्जर्व किया। और अभी ये हम एयर और वैक्यूम के लिए अभी तत्काल ले रहे हैं, वो फिर डाइलेक्ट्रिको मटेरियल के लिए लेके करके दिखा देंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कवरी। अभी एयर और वैक्यूम वाला मैक्सवेल इक्वेशन से इसको फाइंड कर रहे हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर इन एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम लिख दो। बार बार बोल रहे हैं, पहला मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई बराबर 0, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट एच बराबर 0, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू नॉट डी एच बाई डी टी। लिखिए, यहां पर लिखिए, कहोगे हमरा तो पीछे किया हुआ है। बात वो नहीं है, कोई टॉपिक कर रहे हैं उसका लिंक कहां से बनता है वो जानना बहुत जरूरी। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी। देखो मैक्सवेल क्या देख रहा है, देखिए पहला मैक्सवेल इक्वेशन is only in terms of electric field. Second Maxwell equation is only in terms of H field. But third Maxwell equation is contain both electric and magnetic field. Fourth Maxwell equation also contain both magnetic field and electric field. Now, पहला और दूसरा, पहला में only electric field है, दूसरा में ओनली मैग्नेटिक फील्ड, जबकि तीसरा चौथा में दोनों फील्ड है। तो मैक्सवेल क्या करना चाहा, मैक्सवेल इस चार इक्वेशन को रिड्यूस करके दो इक्वेशन में लाया। अब वो दोनों इक्वेशन को एक फील्ड के टर्म्स में लाया, या तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उस इक्वेशन में, या ओनली मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ऐसा जब करने गया तो उसको दो इक्वेशंस बना। कैसे, तो देखो, तो उसको पता नहीं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ढूंढने जा रहे हैं। उसका मेन मोटिव ये था कि हमको जो ये दो इक्वेशन में ओनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इस दोनों में दोनों फील्ड, इसको एलिमिनेट कर दे। हम एक ऐसा इक्वेशन डिराइव करें जिसमें कोई या तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ओनली मैग्नेटिक फील्ड हो। ये पर्पस था मैक्सवेल का। तो लिखो, मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट
first equation contain only E field, comma 2, second equation contain only H field, while third and fourth equation contain E and H field both. ठीक है, तो then he wants to derive equations which contain either only electric field or contain either only magnetic field. Then he derived two equations. One contain only electric field and other contain only magnetic field. नहीं होता है कि चार इक्वेशन को रिड्यूस करके वो दो इक्वेशन बनाया, और दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इक्वेशन ओनली मैग्नेटिक। उसका तो पर्पस मैक्सवेल का ये था कि इस चार गो को दो गो में रिड्यूस करे दो इक्वेशन में। ये एक पर्पस क्यों था कि ऐसा इक्वेशन बने जो खाली इलेक्ट्रिक के फील्ड वाला हो या खाली मैग्नेटिक के फील्ड वाला हो, ये मोटिव था। That is correct. That is, he want to reduce four Maxwell equation into two equation. देखो अब कैसे इस चार इक्वेशन को दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। चलो पहले हम लोग तीसरा लेके चले। देखो तीसरा या चौथा ही को करेक्ट करोगे ना, क्योंकि तीसरा और चौथा ही में ना दोनों फील्ड है। पहला में तो एक गो फील्ड है ओनली, दूसरा में ओनली एच। प्रॉब्लम कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ में, इसमें दोनों फील्ड है। तो आपका पर्पस है कि कोई एक फील्ड रहे इसमें, तो तीसरा और चौथा में से कोई उठाओगे। चलो मान लो हम तीसरा इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं समझे? पहला और दूसरा में नहीं ना प्रॉब्लम, वो तो ऑलरेडी एक गो फील्ड के टर्म्स में है ही। ये जो तीसरा और चौथा में दोनों फील्ड है, इसको वो एक फील्ड में लाना चाहता है। तो लिखो फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट dH बाई dt। इसमें क्या करना, इस थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में देखो, आप मान लो इस इक्वेशन को E के टर्म्स में लाना चाहते हो, तो ये H को हटाएंगे। H कैसे हटेगा? H कैसे हटेगा? यदि यहां डेल क्रॉस H आ जाए
तो डेल क्रॉस एच को ई के टर्म्स में जानते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से, ये पुट कर देंगे वहां पर। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको डेल क्रॉस एच एग्जिस्ट करवाना होगा, और फिर उस डेल क्रॉस एच को ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या तब ये एच हट जाएगा, ये भी ई के टर्म्स में आ जाएगा। तो यही करेंगे, क्या करेंगे इसमें डेल क्रॉस लाइन। डेल क्रॉस कैसे आएगा, तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ कर्ल कर दें आप, दोनों तरफ कर्ल कर दीजिए, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों तरफ कर्लिंग कीजिए, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड डेल क्रॉस ई, राइट साइड क्या होगा माइनस म्यू नॉट डी बाई डी टी डेल क्रॉस एच। ये सब बोल रहे हैं क्या, ये म्यू नॉट बाहर कर लिया, डी बाई डी टी को डेल क्रॉस किसमें लगाया, एच में लगाया, डी बाई डी टी आगे था तो डी बाई डी टी को पीछे कर दिए, डेल क्रॉस आगे कर दिए, ये सब चलेगा, ये सब ऑपरेटर में होता है, ऑपरेटर। अब थोड़ा ये प्रॉपर्टी याद किया जाए, कर्ल ई, ये क्या है, कर्ल ई, डेल क्रॉस यानी कर्ल, और फिर ये कर्ल ई। वेक्टर कैलकुलस में इसका एक फेमस प्रॉपर्टी था, वो ये था प्रॉपर्टी, देखो कर्ल ई बराबर होता था डेल इंटू डेल डॉट ई। इसको ऐसे नहीं, डेल इंटू डेल डॉट ई नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए ग्रेड डाइव ई। अलग से हम प्रॉपर्टी को लिख दे रहे हैं, देखो ये इसको ग्रेड डाइव ई माइनस डेल टू ई, ये प्रॉपर्टी है किसका, कर्ल ई का। अब ये सब प्रॉपर्टी मैथमेटिकल फिजिक्स का, इसका जो हम पहले ही बोल दिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अच्छा करना है, वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टीज और खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, इस सब को अच्छा रिवीजन में रखना होगा। चलिए इधर आइए, इधर तो ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन था, इसमें दोनों तरफ कर्ल किया तो ये आया। अब इसको कर्ल का ये प्रॉपर्टी होता है। इधर आ जाओ, इधर देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी, डी बाई डी टी। हाँ एक काम कर लो, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच को जानते हो आप, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को देखिए, डेल क्रॉस एच कितना था, इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी था। ये बात कहां से डाला, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, यहां ब्रैकेट में लिख दो, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ये डेल क्रॉस एच बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए यहां पर। और एक चीज देखिए, फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई बराबर, एक काम करो, रुको सुनो थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे आप। अभी क्या करें ना, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, अभी मत फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन और सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन का नाम नहीं लेके अभी जैसे उतार दो। अब इसके बाद वाला स्टेप में ये बात लिखे, देखिए ये चीज जीरो कहां से, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को देखिए, एक मिनट, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में बोला था डेल डॉट ई जीरो, और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में बोला था क्या, डेल क्रॉस एच बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी। ये डेल डॉट ई बराबर जीरो कहां से बोल रहे हैं,
फ्रॉम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से, और ये डेल क्रॉस एच बराबर इतना कहां से बोल रहे हो? फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? तो ये तो जीरो हो गया, अब माइनस यहां पर डेल टू ई, और इधर आ जाइए तो यहां पर ये माइनस म्यू नॉट डी बाई डी टी, और ये इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी लास्टली आपको मिल रहा है डेल टू ई इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर। देखो ये आया, और ये जो भी आया ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आया। इट कंटेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कंटेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन जिसमें ई फील्ड एंड एच फील्ड दोनों था, उसको हम लोग एडजस्ट करके तीसरा इक्वेशन में कर्ल लगाया, फिर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से इतना बराबर जीरो डाला, फोर्थ से इतना बराबर, तो वो ये बना इक्वेशन। सिमिलरली आप फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को भी एक फील्ड में ला सकते हो एच के टर्म्स में। देखो कैसे। सिमिलरली फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ये क्या था? फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस एच इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी था। इसमें फिर दोनों तरफ कर्ल कीजिए, वही मेथड, एकदम सेम मेथड, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड। टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? दोनों तरफ कर्ल करेंगे तो ये डेल क्रॉस एच इधर हो जाएगा कितना? इप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और यहां डेल क्रॉस ई। इसका कर्ल एच, तो इसको फिर वेक्टर कैलकुलस के प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेड डाइव एच। ग्रेड डाइव एच, ये सब याद करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, इस सब का प्रॉपर्टी को रख लेना है, नहीं तो बहुत इतना छोटा छोटा इक्वेशन सब अभी आगे बनाएंगे, वो कंफ्यूजन होगा यदि प्रॉपर्टी सब पता नहीं होगा तो। ग्रेड डाइव एच माइनस डेल टू एच, माइनस डेल टू एच, ये प्रॉपर्टी कर्ल एच का। इधर तो इधर रहने दो, ये डेल एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी इंटू डेल क्रॉस ई, जैसे है वैसे ही छोड़ दो इधर। अब फिर देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलता था? डेल डॉट एच बराबर जीरो। फ्रॉम सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट एच बराबर जीरो, यानी ये टर्म जीरो। ये बात कहां से? फ्रॉम सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। और डेल क्रॉस ई बराबर कितना? डेल क्रॉस ई बराबर था माइनस म्यू नॉट
dH by dt। ये कहां से बोल रहे हैं हम? ये फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे इसमें, तो देन दिस इक्वेशन बिकम्स, लेफ्ट साइड तो ये 0 हो गया माइनस L2H बराबर इधर इप्सिलॉन नॉट d by dt इंटू माइनस म्यू नॉट dH by dt। फिर ये माइनस को कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा del 2H इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट d2H by dt स्क्वायर। देखिए वैसा ही इक्वेशन निकला, इट कंटेन ओनली H field। इससे पहले क्या निकाला हम लोग? L2E इक्वल टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट d2E by dt स्क्वायर। तो हम लोग क्या किया, इस 4 इक्वेशन को 2 इक्वेशन में रिड्यूस किया, 4 मैक्सवेल इक्वेशन को 2 इक्वेशन, एंड इट कंटेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड।